हमने चार्ल्स लॉ का एक स्टेटमेंट डिस्कस किया हुआ है और उसके रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और चार्ल्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या था आपके पास? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेंपरेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है, बट ओनली वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक स्टेटमेंट देख सकते हो आप चार्ल्स लॉ का, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर volume increases or decreases by 1/273 of the volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature। देखो इसका मतलब क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कंटेनर में एक गैस प्रेजेंट है, लेट्स से मेरे पास कंटेनर में एक गैस प्रेजेंट है और कंडीशन कौन सी रख रहा हूं मैं यहां पे गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूं। गैस का प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर लिया, ठीक। लेट्स से इस कंटेनर का जो इसमें गैस प्रेजेंट है, लेट्स से द गैस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द गैस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज volume occupied by the gas at 0 degree centigrade is for example V0, for example how much? V0 is the volume occupied by the gas at 0 degree centigrade। अब देखिए आप we know अगर हम टेम्परेचर इस कंटेनर का, इस गैस का इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना बढ़ता है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखिए आप, अगर आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, इस स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हो, वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है? 1/273 of volume at 0 degree centigrade। And what is the volume at 0 degree centigrade? V0। अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाऊंगा, if I have to increase the temperature by 1 degree centigrade, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1/273 of volume occupied by the gas at 0 degree centigrade। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ता है? V0 डिवाइडेड बाय 273। सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड से वॉल्यूम बढ़ाऊं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? ट्वाइस V0 बाय 273। सिमिलरली अगर मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है तो वॉल्यूम कितना बढ़ना है यहाँ पे? 10 V0 डिवाइडेड बाय 273। इज दैट क्लियर? देखिए आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? V0, राइट। सिमिलरली अगर मैंने वॉल्यूम 1 डिग्री से बढ़ाना है, वॉल्यूम 1 डिग्री से बढ़ाना है, आप मुझे इजीली बता सकते हो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे? वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तो इनिशियली आपके पास गैस का कितना वॉल्यूम था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम था V0। अब आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, उससे गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? V0 डिवाइड बाय 273। सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273। सिमिलरली अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया होगा 3 डिग्री से 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ गया होगा? 3 V0 बाय 273। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल, एक तो इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका कितना था? V0, और आपने 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ गया होगा? 3 V0 डिवाइड बाय 273। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, मैं टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता हूं। जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमने देख लिया। अब अगर सिमिलरली मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम तो बेसिकली गैस का क्या होना है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कितना वॉल्यूम डिक्रीज होता है? सेम चीज है, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से घटाते हो, अगर आप 1 डिग्री से टेम्परेचर कम करते हो, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और कितना डिक्रीज होता है? 1/273 ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब देखिए आप, यहां पे आपके पास गैस का वॉल्यूम कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम था V0। अब अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से कम करूंगा, लेट्स से मैंने टेम्परेचर कितना कर लिया? -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर जब मैंने डिक्रीज किया, वॉल्यूम को भी डिक्रीज होना है, और कितना डिक्रीज होना है? 1/273 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहां पे -1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया, वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा? सेम V0 बाय 273 यहां पे डिक्रीज होगा। देखिए मतलब क्या है, वी नो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था? V0 के बराबर था, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर रहे हो,
मैं लिखूंगा यहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद गैस एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल, जब आपने 1 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम किया होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया होगा। कितना डिक्रीज हो गया? V नॉट डिवाइड बाई 273। इनिशियली आपके पास वॉल्यूम कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? V नॉट, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से कम किया तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा? V नॉट डिवाइड बाई 273। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर 2 डिग्री से कम कर रहे हो, 2 डिग्री से, तो कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा? ट्वाइस V नॉट बाई 273। अगर मैं यहां पर लिखूंगा वॉल्यूम एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज V नॉट माइनस टेम्परेचर कितना आपने कम किया है? 2 डिग्री से आपने डिक्रीज कर लिया है, तो वॉल्यूम कितना कम हो गया होगा? ट्वाइस V नॉट डिवाइड बाई 273। Is that clear? तो ऐसे आप सिंपल सी चीज है, आपको जब भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपको गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बट वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखनी है। देखिए आप, फॉर्मूला क्या है? एक जनरल फॉर्मूला आपके पास है, आपको फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब यहां पे सिंपल एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी टेम्परेचर T पे अगर आपको गैस का वॉल्यूम चेक करना होगा, वो किसके बराबर होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट डिवाइडेड बाई 273। Is that clear? And this relation is valid at constant pressure. This is valid at constant pressure. ठीक, अब सेम चीज अगर देख रहे हो, आप देखो मैंने 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना बोला था गैस ने ऑक्यूपाई किया? V नॉट प्लस 3 V नॉट बाई 273। यहां पे देखिए आप, सॉरी मल्टीप्लाइड पे यहां पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, ठीक है। वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल V नॉट प्लस V नॉट बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, बट दिस टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे वॉल्यूम चेक करना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना इतना वॉल्यूम आया था, अब यहां पे इस रिलेशन से चेक करते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम आना है। दैट विल बी V नॉट प्लस V नॉट डिवाइड बाई 273 और टेम्परेचर कितना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 3। देखिए आप यहां भी सेम वैल्यू आ गई, यहां भी सेम वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम चेक करना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब टेम्परेचर की क्या वैल्यू है यहां पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में? -2। तो यहां पर वैल्यू आपकी आ रही है V नॉट माइनस 2 V नॉट डिवाइडेड बाय 273। तो ये आपके पास बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप कभी भी गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देखनी है आपको, देखिए this is the general formula to calculate the volume of the gas at any temperature valid at constant pressure। अगर मुझे वॉल्यूम चेक करना है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू यहां पे रख रहा हूं मैं? -273। आप मुझे इजीली बता सकते हो दिस विल बी V नॉट प्लस V नॉट डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना रखना है मैंने? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैंसिल हो गया, V नॉट माइनस V नॉट कितना हो गया? 0। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज 0, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज 0। और जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? बेसिकली वो वाला टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम किसके अज्यूम किया जाता है? गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट जीरो आपको समझ आ गया क्या है? वो वाला टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे पहले लिया था गैस, और गैस कौन से टेम्परेचर पे था? गैस मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था? V नॉट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम को बढ़ना है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? जब पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे कम होगा? जब पिस्टन नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? अब अगर आपने स्टार्ट कहां से किया है? स्टार्ट आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किया है।
अगर आप कंटिन्यूअसली टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करते जाओगे दैट मींस ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आता रहेगा जितना आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आना है जब पिस्टन कहां आ जाएगा, पिस्टन यहाँ पे बॉटम सरफेस पे आ जाएगा, दैट मींस उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो हो क्या सकता है, देखो जब आप टेम्परेचर कम करोगे पिस्टन नीचे नीचे आएगा, दैट मींस गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे, टेम्परेचर और कम करते जाओगे गैस मॉलिक्यूल्स और क्लोज आते जाएंगे, ठीक है। बट एज पर दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मींस यहां पे गैस होनी ही नहीं चाहिए उस टाइम पे। समझ रहे हो आप? क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। देखो फिर इस स्टेटमेंट को कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं वो देखिए आप। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने दो छोटे से कंटेनर्स लिए, ये मैंने दो छोटे से यहां पे कंटेनर्स लिए, इस कंटेनर में मैंने गैस रख ली, लेट्स से इस कंटेनर में क्या है, गैस प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू व्हाट, सॉलिड्स, करेक्ट, ठीक। यहां पे मैंने गैस रख ली, अगर मुझे इस गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है कि इनको दूर भेजना है, मुझे मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है। मॉलिक्यूल्स को क्लोज कैसे ला सकता हूं, जब पिस्टन को थोड़ा नीचे लाऊंगा मैं, पिस्टन को नीचे लाने से मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। आई विल से द गैस इज टेंडिंग टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट, द गैस इज टेंडिंग टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट। देखिए जब मैंने यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, ठीक है, अब मैं टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं दैट मींस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ जाएंगे सच दैट वो अब गैस नहीं रहा होगा, ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इस टेम्परेचर को आने से पहले, ये टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही जो आपका गैस होता है वो लिक्विफाई हो चुका होता है। समझ रहे हो आप, ठीक है। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है मतलब गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आता है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं दैट मींस जो गैस आपने ली है दैट गैस इज टेंडिंग टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट। तो ये वाला टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही जो आपका गैस होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, लिक्विड में या सॉलिड में। अगर आपके पास आपने कंटेनर में गैस ली थी, टेम्परेचर डिक्रीज करने से द गैस इज टेंडिंग टुवर्ड्स, द गैस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। क्या आपके पास यहां पे गैस बचती है, कुछ गैस कुछ नहीं बचती, आपका लिक्विड बचता है यहां पे, ठीक है। क्या बनता है, लिक्विड या सॉलिड बना होगा, इज दैट क्लियर। अगर गैस है ही नहीं, क्या नहीं से द गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0, अगर गैस है ही नहीं, समझ लो आप। एंड द टेम्परेचर at which the gas ceases to exist, the temperature at which the gas ceases to exist is called as what, is called as absolute zero, is called as absolute zero। तो इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस आपको समझ आ गई। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कंटेनर में कुछ नहीं बचा है, कंटेनर में अब गैस नहीं बची हुई, जो गैस ली थी आपने इस टेम्परेचर को पहुंच यहां तक टेम्परेचर ले जाने से पहले ही जो आपका गैस होगा वो लिक्विफाई हुआ होगा या वो सॉलिडिफाई हुआ होगा। इज दैट क्लियर। अगर आपको याद होगा कल मैंने एक कर्व दिखाया था आपको, लास्ट क्लास में एक कर्व दिखाया था मैं आपको, और वो कर्व क्या था वो देखिए आप, देखिए आप, मैंने आपको एक कर्व दिया था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको याद होगा क्या ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। कर्व कैसे बन रहा था देखिए आप, बेसिक इक्वेशन आपके पास है v is equal to kT and this temperature right now should be in Kelvin, is that clear? First of all this will be v is equal to k times temperature in Kelvin को लिख सकता हूं मैं temperature in degree centigrade plus 273.15, तो यहां पे आ गया v is equal to K टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 K। इज दैट क्लियर। आपको किस किस के बीच में कर्व प्लॉट करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट करना है। दैट मींस अलोंग y एक्सिस क्या लेना है, वॉल्यूम, अलोंग x एक्सिस क्या लेना है आपको, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका y बन गया, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का x बन गया, और ये k क्या है यहां पे, दिस विल बी स्लोप प्लस ये 273 के यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट। सो द नेचर ऑफ द कर्व विल बी डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बट इट वोंट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पे ये कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा। फिर अगर आपको याद होगा मैंने इस कर्व को यहां पे एक्सटेंड कराया था, और यहां पे जो टेम्परेचर मैंने लिया था वो मैंने आपको बताया था दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप देख रहे हो
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था? V नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था? V नॉट। इज दैट क्लियर? अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है, एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है जहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस किसके बराबर हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है, एंड दैट टेम्परेचर एट व्हिच द गैस सीजेस टू एग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपको याद होगा, इसलिए मैंने यहां पे इसको, इस लाइन को एक्सटेंड किया था, और ये लाइन यहां पे मीट कर रही थी, किस टेम्परेचर मीट कर रही थी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीट कर रही थी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? चार्ल्स लॉ। आवर नेक्स्ट लॉ विल बी Gay-Lussac's law. Alright, जो next law हमारा है, that's what we call as Gay-Lussac's law. And as per this law is concerned, for a given amount of gas at constant volume, pressure is directly proportional to temperature in Kelvin. इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है, pressure is directly proportional to temperature in Kelvin. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर ले रहा हूं, ये मैंने कंटेनर एक लिया और यहां पे मैंने एक पिस्टन लगाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पे वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना है। वॉल्यूम कैसे मैं चेंज नहीं होने दूंगा? व्हेन द पिस्टन विल बी नॉन मूवेबल, राइट? द पिस्टन शुड बी नॉन मूवेबल। तब जाके क्या हो जाएगा? तब जाके वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपने क्या रखी हुई है? गैस रखी हुई है। गैस का फिक्स्ड अमाउंट आपने रखा है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट। गैस का अमाउंट हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? मोल्स से। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपने क्या कर लिया? फिक्स कर लिए, करेक्ट? नाउ as per this law is concerned, at constant volume for volume constant रखने के लिए piston should be non-movable. Is that clear? At constant volume, pressure is directly proportional to temperature in Kelvin. Pressure is directly proportional to temperature in Kelvin. मतलब सिंपली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे? सिंपल सी चीज है, देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका टेम्परेचर, इस कंटेनर का टेम्परेचर रेज करोगे, टेम्परेचर आपने क्या कर लिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने एनर्जी सप्लाई कर ली बाहर से, करेक्ट? जब आपने एनर्जी सप्लाई करी, क्यों एनर्जी सप्लाई करी? बिकॉज आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई दैट मींस नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए दैट मींस प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो सिंपली आई कैन से एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेनेवर यू आर गोना इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? प्रेशर विल इंक्रीज एट द सेम टाइम। Is that clear? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट? वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर आपने क्या कर लिया? टेम्परेचर आपने कम कर लिया। टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। सो सिंपली टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा। बट दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट? वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। या इसी को लिख सकता हूं मैं P is equal KT, बट दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, करेक्ट? P is equal KT। ये एक फॉर्म है इस इक्वेशन की। अब सिमिलरली देखिए आप, अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने यहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है, लेट्स से इस गैस का पहले प्रेशर था P1 जब गैस का टेम्परेचर T1 था। जब गैस का टेम्परेचर T1 था, प्रेशर ऑफ द गैस किसके बराबर था? P1 के। अब अगर मैं दोनों पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर चेंज कर लूं, क्या दूसरे पैरामीटर की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होनी है? डेफिनेटली, राइट? अगर मैं टेम्परेचर यहां पे चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर T1 से T2 तक ले जा रहा हूं, दैट मींस प्रेशर P1 से कहां चला जाएगा? P2 तक चला जाएगा। So this was my state 1. This was my state 1. This is the second state, state 2. मतलब ये यहाँ पे the gas which is present inside the container, which has got the pressure P1 at temperature T1, right? जब आपने temperature change कर लिया, eventually pressure भी क्या हो गया? Change हो गया। That means इस gas की state basically change हो रही है, ठीक है? अगर मैं ये जो स्टेट 1 आपके पास है, स्टेट 1 मतलब जब गैस का प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, ठीक है? अगर स्टेट 1 के लिए मैं ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूं, डेफिनेटली आई कैन राइट P के बदले क्या लिखना पड़ेगा? P1 is equal to K times T1. This is for the state 1. Similarly, स्टेट 2 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं?
P2 is equal to K times T2। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपके पास नेट इक्वेशन निकल जाएगी P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। ये इक्वेशन क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखाया, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ग्राफ्स दिखाए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कब मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं आपको बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इक्वेशंस यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखोगे आप, ये P इज इक्वल KT, नंबर सेकंड P1 बाय P2 इज इक्वल T1 डिवाइड बाय T2, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये था आपका एक स्टेटमेंट, किसका, गे-लुसाक लॉ का। इसका एक और स्टेटमेंट, जैसे हमने चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट देखे थे, वैसे हम किसके दो स्टेटमेंट देखेंगे यहां पे, गे-लुसाक लॉ के दो स्टेटमेंट देखेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है वो देखिए आप, देखिए आप, अगर फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में प्रेजेंट क्या है, गैस प्रेजेंट है, और अगर आप गे-लुसाक लॉ यूज कर रहे हो, दैट मींस पिस्टन शुड बी नॉन मूवेबल सच दैट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, सच दैट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, करेक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर कितना इंक्रीज होता है, जैसा हमने चार्ल्स लॉ में देखा था, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, वैसे हमें यहां पे देखना है। सेम चीज है, जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करोगे, व्हेन यू विल बी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीज करो, दैट मींस प्रेशर इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, 1/273 ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल अगर इस गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ने प्रेशर कितना एक्सर्ट किया हुआ है वॉल्स पे, P0, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, 1/273 ऑफ द इनिशियल प्रेशर, 1/273 of the pressure of the gas at 0 degree centigrade. That means 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर कितना बढ़ता है, P0 divided by 273. Is that clear? Now, simple thing, देखो प्रेशर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था, P0 के, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से प्रेशर बढ़ जाएगा कितना, 1/273 of P0, राइट। जब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, P0। अब आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना हो जाएगा, एक तो पहले कितना था P0, और 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, 1/273 ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज व्हाट, दैट इज P0। Is that clear? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो प्रेशर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो कितना होगा, that will be P0 plus P0 divided by 273. And what is this P0? P0 is nothing, it is the pressure of the gas at 0 degree centigrade. Correct? Similarly, अगर आपको प्रेशर चाहिए इस गैस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से प्रेशर कितना बढ़ जाता है, P0 by 273। 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से twice P0 by 273, 10 डिग्री राइज करने से 10 P0 by 273। दैट मींस अगर आपको प्रेशर चेक करना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, किसके बराबर होगा, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, P0, और आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर रहे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से प्रेशर कितना बढ़ा होगा, 10 P0 डिवाइड बाय 273। क्लियर? ये तो था अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट करना होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, ये था मैं प्रेशर मैं टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज कर रहा था, अब अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, सेम चीज है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना प्रेशर डिक्रीज होगा, फॉर एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है, 1/273 ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? सेम P0 by 273 डिक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री से डिक्रीज कर देते हो, ठीक। देखना प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था, P0। अब अगर मुझे प्रेशर चेक करना है एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा डेफिनेटली। देखिए आप पहले कितना प्रेशर था, P0,
पहले पी नॉट प्रेशर था, ठीक। अब आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से कम कर लिया है तो प्रेशर भी कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा? पी नॉट बाई 273 अमाउंट से कम हो गया होगा। तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस विल बी पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन 273 एट कांस्टेंट व्हाट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। अब सिमिलरली अगर मुझे प्रेशर चेक करना होगा एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे चेक करूंगा मैं? देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर कितना था? पी नॉट। अब आपने 10 डिग्री से प्रेशर कम किया है, 10 डिग्री से अगर आपने प्रेशर कम किया है, सॉरी 10 डिग्री से अगर आपने टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम हुआ है तो प्रेशर भी कम हुआ होगा। कितना कम हुआ होगा? 1 डिग्री फॉल के लिए प्रेशर कितना फॉल होता है? पी नॉट बाई 273। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कितना कम हुआ होगा? 10 पी नॉट अपॉन 273। तो ये होगा पी नॉट माइनस 10 पी नॉट अपॉन 273। ऐसे आप किसी भी गैस का टेम्परेचर, किसी भी गैस का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हो, फिर आप प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हो। बट दिस इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस शुड बी फिक्स्ड। तो इन जनरल मैं यहां पे एक रिलेशन बना सकता हूं, जैसे हमने चार्ल्स लॉ के लिए एक रिलेशन बनाई थी, वैसे ही हम यहां पे एक रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? वो देखिए आप। देखो आप जनरल रिलेशन एक लिखूंगा मैं, प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी गैस का प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, गैस का प्रेशर किसी भी टेम्परेचर T पे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप सिंपल याद रखोगे, व्हिच विल बी P नॉट प्लस P नॉट डिवाइड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप याद रखोगे, ठीक। देखो इसी फॉर्मूला से हर कोई चीज यहां पे आनी है। देखिए अभी हमने देखा था प्रेशर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था? P नॉट प्लस P नॉट बाई 273, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे फिर भी सेम ही वैल्यू आनी है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू P नॉट प्लस P नॉट डिवाइड बाई 273 और टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेंबर यहां पे टेम्परेचर आप 6 डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर मैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, दैट मींस टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखनी होगी? -10 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच विल बी P नॉट प्लस P नॉट डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रखा आपने? -10, तो वैल्यू सेम ही आनी है, P नॉट माइनस 10 P नॉट अपॉन 273। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आप किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर पे, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब अभी तक हमने इस लॉ के रिलेटेड जो ग्राफ्स बनते हैं वो हमने नहीं देखे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से ग्राफ्स यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे हमने चार्ल्स लॉ में देखे थे, ठीक। वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिससे आपको सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें कोई कर्व प्लॉट करना होता है, हमें उसकी बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसी बेसिक इक्वेशन को फॉलो करके हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। और गे-लुसाक्स लॉ की बेसिक इक्वेशन क्या है? P is equal to what? P is equal to KT and this temperature is in Kelvin। और ये वैलिड कहां पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। अब डिफरेंट कर्व्स मैं यहां पे प्लॉट करूंगा और वो डिफरेंट कर्व्स है क्या, वो देखिए। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व एक प्लॉट करूंगा बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केल्विन, कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली नंबर सेकंड मैं चेक करूंगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, कर सकता हूं। थर्ड में कर रहा हूं यहां पर P by T वर्सेस T, ठीक। नेक्स्ट कर्व जो प्लॉट किया जाएगा दैट इज PT वर्सेस T, PT वर्सेस T। नेक्स्ट जो कर्व प्लॉट किया जाएगा दैट इज PT वर्सेस T स्क्वायर, PT वर्सेस T स्क्वायर। और नेक्स्ट कर्व जो प्लॉट किया जाएगा दैट इज P वर्सेस 1 by T, P वर्सेस 1 by T। और यहां पे टेम्परेचर इज इन केल्विन। नेक्स्ट कर्व जो यहां पे प्लॉट किया जाएगा दैट विल बी log of P वर्सेस log of T। और नेक्स्ट कर्व जो प्लॉट किया जाएगा दैट इज
that is P versus under root of T. This temperature is in Kelvin. और लास्ट में जो एक कर्व प्लॉट किया जाएगा दैट इज P वर्सेस LNT. ठीक है, यहां पे ये सब कर्व्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे किस लॉ के लिए? गे-लुसाक्स लॉ के लिए. जब भी हमें कोई कर्व प्लॉट करना होता है, उसके लिए हमें बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, और बेसिक इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, P is equal to KT at constant volume. So first of all देखिए, अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाना है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर अलोंग y एक्सिस क्या प्लॉट किया मैंने? अलोंग y एक्सिस मैंने प्रेशर प्लॉट किया, अलोंग x एक्सिस मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया. और बेसिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? P is equal to KT. तो अलोंग y एक्सिस मैंने प्रेशर प्लॉट किया, अलोंग x एक्सिस मैंने टेम्परेचर यहां पे प्लॉट किया, और ये आपका कांस्टेंट हो गया. ठीक है, इज दैट क्लियर? So y is equal to kx या y is equal to mx. इसका कर्व ऑलरेडी आपको पता है कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट ये जो कर्व होगा ये कहां पे बन रहा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे. और जब भी हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, या आप वो सब छोड़ दो भी, ठीक है, देखिए आप, दिस इज कर्व बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केल्विन. इज दैट क्लियर? कांस्टेंट क्या रखा है मैंने? वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट रखा हुआ है. इज दैट क्लियर? This is the simple curve between pressure and temperature in Kelvin. Let's say मैं यहाँ पे different volumes पे different curves बना रहा हूँ. different volumes पे. Let's say this curve is valid at volume V1, this curve was made at volume V2, and this curve was made at volume V3. अब अगर आपको चेक करना है इन तीन वॉल्यूम्स में से कौन सा वॉल्यूम कम है, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, कैसे चेक करते हो? सिंपल चीज करते हो आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? आप 3 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हो. इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप y एक्सिस पे वैल्यू लिखते हो, और y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है? प्रेशर प्लॉट किया हुआ है. तो V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेशर P1 है, V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेशर P2 है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है? P3. Now, if you look at the y-axis, if you look at the pressure axis, can I say simply P3 is greater than P2, which is greater than P1, right? If you look at the y-axis, this is P3, and this is P2, and this is P1. P3 is greater than P2, which is greater than P1. Now, you have already discussed the equation. I mean, we haven't discussed it yet, but आपको already पता होगा PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. ठीक? आपने लाइन ड्रॉ कर ली. लाइन ड्रॉ करने से आपने कांस्टेंट क्या रखा? टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा. Is that clear? क्या इसी को लिख सकता हूं मैं? P is equal to nRT divided by V. लिख सकता हूं? Definitely. अब जब आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया. देखिए, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर लिया, R आपने कांस्टेंट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट है. तो कैन आई से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? दैट मींस जो रिलेशन यहां पे प्रेशर्स के बीच में होगी, क्या वही रिलेशन वॉल्यूम के बीच में होगी? उसकी ऑपोजिट रिलेशन वॉल्यूम के बीच में होगी. अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया होता तो जो रिलेशन आपकी प्रेशर्स के बीच में होती वही रिलेशन आपकी वॉल्यूम्स के बीच में आ जाती. बट यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो जो रिलेशन यहां पे प्रेशर्स के बीच में उसी की ऑपोजिट रिलेशन किनके बीच में हो जाएगी? वॉल्यूम्स के बीच में. तो यहां पे सिंपली आई कैन से V3 is less than V2, which is less than V1. Is that clear? ऐसे आप चेक कर लेते हो कौन सा वॉल्यूम यहां पे ज्यादा है, कौन सा वॉल्यूम कम है. ठीक, ये एक चीज, ये एक कर्व था हमारे पास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कर्व. देखिए आप, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन P is equal to what? P is equal to K and temperature is in Kelvin, right? इसी को लिख सकता हूं मैं P is equal to K times temperature in degree centigrade plus 273, करेक्ट? तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपके पास आ गया P is equal to K T degree centigrade plus 273 K plus 273 K. अब देखिए, along y axis आपने क्या प्लॉट कर लिया? along y axis आपने प्रेशर प्लॉट कर लिया, along x axis आपने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लॉट कर लिया. तो ये P आपका y बन गया, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपका x बन गया, और ये 273 K क्या बन गया यहाँ पे? C इंटरसेप्ट. एंड व्हाट इज दिस? स्लोप m. y is equal to mx plus c का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. बट दिस स्ट्रेट लाइन वोंट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. और यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट होगा 273 K, और स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप होगा यहाँ पे K के बराबर. ठीक है, अब देखिए आप, तो यहां पे इक्वेशन के, आई मीन कर्व कैसा बनना है आपका? स्ट्रेट लाइन. बट दिस स्ट्रेट लाइन वोंट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होगी. इज दैट क्लियर? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलता है? इंटरसेप्ट. और अगर आपको याद होगा अभी इंटरसेप्ट किसके बराबर आया था? 273 K के बराबर आ गया था.
ठीक है। और अगर आप इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड कर लो, इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड कर लो, ये लाइन फिर भी कहां पे मीट करेगी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीट करेगी, ठीक है। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, एब्सोल्यूट जीरो पे एक तो वॉल्यूम जीरो बन जाता है और प्रेशर भी क्या बन जाता है उस टाइम पे गैस का, जीरो के बराबर। इज दैट क्लियर? और ये इंटरसेप्ट इज इक्वल 273 के, करेक्ट। एक चीज और, इस k की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, k की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? देखो मैं ग्राफ कहां पे प्लॉट कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। we know PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं P is equal to what, यहां पे लिख सकता हूं V is equal to या P is equal to nRT upon V, P is equal to nRT upon V। देखिए जो हमारी रिलेशन है वो क्या है, P is equal to KT, P is equal to KT। क्या ये रिलेशन P is equal to KT के साथ रिजेंबल कर रही है? देखो अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो P is equal to what, KT। तो दैट मींस जो आप ये K लिख रहे हो बेसिकली यहाँ पे, K किसके बराबर है? K is basically equal to NR divided by V। तो ये K जो बेसिकली बराबर है, this is NR divided by V। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, 273 K, K के बदले क्या आ जाएगा, NR divided by V। Is that clear? Is that clear यहाँ पे? ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया इंटरसेप्ट। सिमिलरली स्लोप किसके बराबर आ गया था इसका, इस कर्व का स्लोप आया था बराबर k के, स्लोप बराबर आ गया था k के, k की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट मींस आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई व्हिच विल बी nr डिवाइडेड बाय v। और यहां पे अगर देख रहे हो आप, यहां पे ये कर्व एक्सटेंड जब करेंगे हम, ये कर्व यहां पे टेंपरेचर कहां पे मीट करेगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दैट मींस -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ गया है। तो वो वाला टेंपरेचर जिस पे first of all a gas ceases to exist and at the same time pressure of the gas will be how much, zero, that pressure is called as absolute zero। is that clear? तो ये दो कर्व्स बेसिकली हमारे पास है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट कर्व है दैट्स P by T versus T, P by T versus T। सेम चीज जब भी आपको कोई कर्व बनाना पड़ता है, कर्व बनाने के लिए आपको बेसिक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे किसका बेसिकली कर्व बनाना है, P by T versus T। अलोंग y एक्सिस मुझे P by T प्लॉट करना है और अलोंग x एक्सिस मुझे टेंपरेचर प्लॉट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक इक्वेशन यूज करूंगा व्हिच इज P is equal to KT, ठीक है। अब अलोंग y एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है, P by T, अलोंग x एक्सिस टेंपरेचर। अगर मैं यहां से भी डिवाइड टेंपरेचर से करूं और P by T versus T और यहां से भी टेंपरेचर से डिवाइड कर लूं, यहां से भी टेंपरेचर से डिवाइड कर लिया और यहां से भी टेंपरेचर से डिवाइड कर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या आ गया आपके पास, P by T की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ गई। P by T की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कांस्टेंट के बराबर। दैट मींस चाहे आप टेंपरेचर कितना भी चेंज कर लो, P by T की वैल्यू सेम ही आनी है। जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ में आया था, PV की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के बराबर आई थी, ठीक है। दैट मींस आप प्रेशर कितना भी चेंज कर रहे थे, PV की वैल्यू सेम आ रही थी। सिमिलरली यहां पे आप टेंपरेचर या प्रेशर कितना भी चेंज कर लो, P by T की वैल्यू सेम ही आनी है, कांस्टेंट ही आनी है। तो यहाँ पे कर्व कैसा बन जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेंपरेचर एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेंपरेचर एक्सिस। सो द कर्व विल बी लाइक दिस, मतलब टेंपरेचर कितना भी आप चेंज कर लो, P by T की सेम ही वैल्यू रहनी है, राइट। नेक्स्ट इज PT versus T, PT versus T। बेसिक इक्वेशन इज P is equal to KT, बेसिक इक्वेशन कौन सी है, P is equal to KT। अब along y एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है, PT, along x एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है, टेंपरेचर इन केल्विन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई T से कर लो, ये आ गया PT is equal to KT square। इज दैट क्लियर? अब देखिए PT को क्या बोल दिया मैंने, PT को मैंने y बोल दिया is equal K as such आ गया which is a constant, और T को मैंने क्या बोल दिया, T को मैंने x बोल दिया, तो y is equal to kx square। y is equal to kx square का कर्व कैसा होता था, पैराबोला होता था, I mean starting from the origin। is that clear? तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये कर्व्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, y is equal to kx square का कर्व कैसा होता है। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट कर्व बनाना होगा, PT versus T square, PT versus T square, you'll be starting with the basic equation। what is the basic equation, P is equal to KT। मुझे यहां से PT चाहिए, यहां से T square चाहिए। दैट मींस यहां से मैं मल्टीप्लाई T से करूंगा और राइट साइड भी मल्टीप्लाई किससे,
T से, तो आपके पास PT इज इक्वल KT स्क्वायर आ गया। अब अलोंग y एक्सिस क्या प्लॉट कर रहे हो? PT अलोंग x एक्सिस क्या प्लॉट कर रहे हो? T स्क्वायर। तो PT के बदले यहाँ पे y आ गया और T स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया और k एज सच y इज इक्वल kx या y इज इक्वल mx। कर्व कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको P वर्सेस 1/t का कर्व चाहिए, P वर्सेस 1/t, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो रिलेशन मैंने लिखी है V3 इज लेस देन V2 व्हिच इज लेस देन V1। ठीक है, देखिए अब मुझे किसका कर्व चाहिए? मुझे चाहिए बेसिकली कर्व बिटवीन प्रेशर एंड 1/t, प्रेशर एंड 1/t। बेसिक इक्वेशन P इज इक्वल KT, P इज इक्वल KT। इसी P इज इक्वल KT को लिख सकता हूं मैं P इज इक्वल K डिवाइडेड बाय 1/t, P इज इक्वल K डिवाइडेड बाय 1/t। मुझे कर्व किस किस के बीच में चाहिए? P और 1/t के बीच में, y और x के बीच में। क्या ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया? y एंड x दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब भी मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में कर्व बनाना होता है व्हिच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व? द नेचर ऑफ द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। करेक्ट? वन मोर थिंग, अगर आपको यहां पे कर्व बनाना है बिटवीन log p versus log t, log p versus log t, starting with the basic equation P is equal to KT, applying log on the both sides, this will be log P will be equal to log of K plus log of P। मुझे ग्राफ किस किस के बीच में चाहिए? log P और log T के बीच में। ये आपका y हो गया, ये x हो गया। log P मतलब हो गया y और log T क्या हो गया? log T हो गया x। तो ये log के बेसिकली क्या आ गया? ये इंटरसेप्ट आ गया और स्लोप m की वैल्यू यहां पे कितनी है? 1 के बराबर है। तो ये बेसिकली s है, y is equal mx plus c। स्लोप की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, y is equal mx plus c का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, बट विल इट पास थ्रू ओरिजिन? इट वोंट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट यहां पे कितना है? इंटरसेप्ट यहां पे किसके बराबर आ गया? log of k के बराबर आ गया। ठीक है, अगर आप देख रहे हो स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू 1 के बराबर है, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 मतलब m क्या होता है? m इज बेसिकली स्लोप और स्लोप बेसिकली किसके बराबर होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू बेसिकली 1 के बराबर आ गई। दैट मींस थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। दैट मींस यहां पे ये एंगल कितना बना रहा होगा? ये एंगल यहां पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली P versus 1, P versus root T, P versus root T. Always we starting with the basic equation P is equal to KT. P is equal to KT is the basic equation. ठीक है, मुझे P और root T के बीच में ग्राफ चाहिए। तो कैसे? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं P is equal to K times, इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट T का होल स्क्वायर, रूट T का होल स्क्वायर। मुझे ग्राफ किस किस के बीच में चाहिए? P और root T। This is my y and this is x, so y is equal to k, root t किसके बराबर है? x के, so root t का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? x स्क्वायर। y is equal to k x स्क्वायर का कर्व कैसा होता है? पैराबोलिक कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। करेक्ट? अब इसके बाद लास्ट वाला कर्व जो हमारे पास है p वर्सेस ln t, p वर्सेस ln t। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपके पास है p is equal to kt। अब p is equal to kt को मुझे p और ln t के फॉर्म में लिखना है। कल मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई भी लेट्स से कोई भी कांस्टेंट है, मेरे पास है लेट्स से 2 को मैं सेम लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं e raised power ln 2, e raised power ln 2। इसलिए जो नेचुरल लॉगरिथम और e ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू वापस से किसके बराबर आ जाएगी? ये 2 के बराबर आ जाएगी। समझ लो आप? तो 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास क्या है? p is equal to kt, p is equal to kt। क्या मैं लिख सकता हूं t को? इसको मैं लिख सकता हूं e raised power ln of t is equal to t। ln और e क्या होने? कैंसिल होने। तो t को लिख सकता हूं मैं e raised power ln t। तो यहां पे आ गया p is equal to k times t को क्या लिख सकता हूं मैं? e raised power ln t, e raised power ln t। मुझे ग्राफ किस किस के बीच में चाहिए? दिस इज y, ये आपका फॉर एग्जांपल y है और ये क्या है? x। सो y is equal to k e raised power x, y is equal to e raised power x का कर्व कैसा होता है? इसका कर्व कुछ ऐसा होता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, सो दीज आर दी ऑल द कर्व्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। ठीक है, इन कर्व्स में से सीधे कोई भी कर्व उठा के दे देगा और आपको पता करना होगा कर्व कौन से लॉ के लिए वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट गेल-लुसाक्स लॉ और इस पे जितने भी ग्राफ्स बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। पढ़ा भी होगा आपने। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर volume of the gas is directly proportional to number of moles। बहुत ही सिंपल लॉ है। Volume is directly proportional to number of moles at constant pressure temperature। देखो मतलब क्या है इसका? देखिए
अगर आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, ये कंटेनर के ऊपर मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, ये पिस्टन नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपने कुछ गैस रखा, लेट्स से गैस के आपने n नंबर ऑफ मोल्स रखे, कितने, n मोल्स, ठीक। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे बॉयल्स लॉ में मैंने कांस्टेंट क्या रखा था, बॉयल्स लॉ में मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ में मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, और एट द सेम टाइम मैंने केलो-साइक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। बट यहां पर मैं दो चीजें कांस्टेंट रखने वाला हूं, वन इज प्रेशर एंड द अनदर वन इज टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर को मुझे चेंज नहीं होने देना है, इन दोनों को मुझे कांस्टेंट रखना है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कंटेनर है जिसमें गैस के कितने मोल्स है, n मोल्स है, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, as per this law is concerned, at constant temperature and pressure, volume is directly proportional to number of moles. मतलब अगर आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर में बढ़ाओगे, इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ जाएगा। सिमिलरली गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये कैसे होता है, कैसे विजुअलाइज करोगे आप, देखो आप, सिंपल चीज है। देखो फॉर एग्जांपल गैस के कितने मोल्स आपने रखे, पहले n मोल्स रखे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर और टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैं इस कंटेनर में और गैस ऐड कर रहा हूं, इस कंटेनर में और गैस में ऐड कर रहा हूं। अगर मैं इस कंटेनर में एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहा हूं, दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बट मुझे प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, मुझे प्रेशर को कांस्टेंट ही रखना है। जितना प्रेशर पहले था उतना बाद में भी रहना चाहिए, समझ लो आप। मुझे प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है। वो कैसे पॉसिबल है, जब पिस्टन को कहां जाना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर जाना पड़ेगा। पिस्टन ऊपर जाएगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फिर से दूर दूर जाएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो प्रेशर आपका चेंज नहीं, प्रेशर आपका सेम पी ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं यहां पे गैसेस, इस गैस के मोल्स पहले कितने थे n, इसमें मैं और गैस, एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहा हूं। इसमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ रहा है। और अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है दैट मींस गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? बिकॉज़ द गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इज दैट क्लियर? सो इन जनरल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जितने आप नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में बढ़ाओगे, जितने आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में बढ़ाओगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम उतना ही गैस का बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर आप गैस के मोल्स कम करोगे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। वही हमें किसने समझाया, एवोगाड्रोस लॉ ने। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पास गैस के कितने मोल्स थे, लेट्स से n1 मोल्स थे। गैस के n1 मोल्स आपके पास थे, और जब आपके पास गैस के n1 मोल्स थे उस टाइम पे गैस ने फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है v1। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है, v1। अब अगर मैं गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहा हूं, n1 से कहां ले जा रहा हूं, n2 तक, मतलब गैस के नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्जांपल बढ़ा रहा हूं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ा रहा हूं दैट मींस वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इन जनरल में बोलूंगा अगर मैं गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज करूंगा दैट मींस वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम v1 से कहां गया, v2। सो दिस n1 v1 ये मेरे पास इस गैस की स्टेट 1 थी एंड नाउ दिस इज द स्टेट 2 ऑफ द गैस। क्लियर? जब आपके पास गैस स्टेट 1 पे था उस टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है ना, n1, वॉल्यूम कितना है, v1। और जब आपने गैस की स्टेट चेंज करी दैट मींस आपने ये पैरामीटर्स चेंज कर लिए। n1 से कहां गए, नंबर ऑफ मोल्स आपने चेंज कर लिए n2, और इवेंचुअली क्या हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया v1 से v2। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेट 1 के लिए एवोगाड्रोस लॉ यूज कर सकता हूं? डेफिनेटली। वी नो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू k टाइम्स n। k क्या है यहां पे, कांस्टेंट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये वाली इक्वेशन स्टेट 1 के लिए लिखूं तो मुझे v लिखना पड़ेगा कि v1, आई कैन से v1 इज इक्वल टू k टाइम्स n1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली स्टेट 2 के लिए आप सेम स्टेटमेंट लिखो, v2 इज इक्वल k टाइम्स n2, दिस विल बी योर इक्वेशन 2। करेक्ट? अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2। Is that clear? But this equation, first of all, this equation is valid at constant pressure and temperature, and this equation will be also valid at constant pressure and temperature. Is that clear? तो ये दो equations first of all आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, v1 by v2 is equal to n1 divided by n2 at same pressure and temperature, at constant pressure and temperature. अब इसके बाद अगर मैं लिखूं
if v1 is equal to v2, if v1 is equal to v2, अगर v1 is equal to v2, अगर v1 v2 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा. If v1 is equal to v2, can I say at that time n1 is equal to n2? At that time n1 is equal to n2. देखो इस चीज का मतलब क्या है, इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं. मैं लिखूंगा यहां पे इक्वल वॉल्यूम of all gases at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, contains equal number of moles, contains equal number of moles, hence equal number of molecules. देखो इस चीज का मतलब क्या है. देखिए मेरे पास एक स्टेटमेंट आया था v1 divided by v2 is equal to n1 by n2. फिर मैंने लिखा यहां पे if v1 is equal to v2 then n1 should be equal to n2. फिर मैंने यही चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी, equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of moles, hence equal number of molecules. देखो इस चीज का मतलब क्या है. देखिए आप देखा सिंपल स्टेटमेंट है. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास गैस ए है, गैस बी और गैस सी, मेरे पास तीन गैसेस है, ठीक है. मैं प्रेशर और टेम्परेचर तीनों गैसेस का क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं. मतलब जितना मैं प्रेशर यहां पे रख रहा हूं उतना यहां पे, उतना यहां पे, जितना टेम्परेचर इस वाले गैस में उतना यहां पे, उतना यहां पे, ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं तीनों गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले रहा हूं, लेट्स से मैंने इस गैस के 5 लीटर्स लिए, इस गैस के 5 लीटर्स लिए, इस गैस के 5 लीटर्स लिए, ठीक है. या इन जनरल आप ए बी सी को हटा के अगर मैं यहां पे नॉर्मल गैसेस लूंगा, लेट्स से दिस इज O2, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने तीन गैसेस लिए एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर. तीनों के मैंने इक्वल वॉल्यूम्स लिए. अगर आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases at same pressure and temperature contains equal number of moles. That means जितने number of moles यहाँ पे present होंगे O2 के, उतने ही number of moles कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे, उतने ही number of moles कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे. Let's say number of moles किसके बराबर है, n. अगर number of moles यहाँ पे n है, तो यहाँ भी number of moles कितने होने चाहिए, यहाँ भी number of moles n होने चाहिए, और यहाँ भी number of moles कितने होने चाहिए, यहाँ भी number of moles n होने चाहिए. Is that clear? अगर आपके पास तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो. वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. अगर आपके पास इस O2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. सो n मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. Is that clear? ये आपके पास क्या आ गए, 5 liters of oxygen at same pressure and temperature. उसमें कितने molecules हो जाएंगे, n into Na. Similarly, यहाँ पे कितने molecules हो जाएंगे, same n multiplied by Na. यहाँ पे कितने molecules हो जाएंगे, same n into Na. Is that clear? So what you have to remember is जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा gases होंगे, which should be at constant pressure and temperature, they contain equal number of moles. उनमें कितने moles होने चाहिए, उनमें moles equal होंगे. अगर moles equal हुए तो number of molecules भी क्या हो जाएंगे, number of molecules equal हो जाएंगे. क्या यहाँ पे number of atoms same हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम हो सकता है जब दो गैसेस की एटॉमिसिटी सेम होगी. मतलब देखिए आप, ये आपके पास डायटोमिक गैस है, ये भी कौन सा गैस है, डायटोमिक. ये कौन सा है, ये आपके पास ट्राइएटोमिक गैस है, इसमें 3 एटम्स है. देखो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय Na, यहाँ पे कितने n मल्टीप्लाइड बाय Na, यहाँ पे कितने n मल्टीप्लाइड बाय Na. First of all, we know equal volume of all gases at same pressure and temperature contains equal number of moles, hence equal number of molecules. क्या एटम सेम हो सकते हैं, एटम सेम तब हो सकते हैं जब मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी सेम होगी. देखो अगर आप देखोगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, यहाँ पे 2. अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, आपके पास कितने टोटल मॉलिक्यूल्स है, n into Na. अगर एक में 2 एटम्स है तो n into Na में कितने एटम्स हो जाएंगे, n Na एटम्स, सॉरी ट्वाइस n Na एटम्स. ठीक है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो n Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, ट्वाइस n Na एटम्स. ठीक, सिमिलरली यहां पर अगर देख रहा हूं एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, बट आपके पास क्या एक मॉलिक्यूल है कि n Na मॉलिक्यूल्स है. अगर एक में 2 है तो n Na में कितना हो जाएगा, ट्वाइस n Na एटम्स.
इज दैट क्लियर? बट अगर आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3 एटम्स है, बट आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं? NNA। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो NNA मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 3 NNA एटम्स। अगर आप देख रहे हो क्या नंबर ऑफ एटम्स सेम आ रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ उन्हीं गैसेस में सेम आएंगे जिनकी एटॉमिसिटी सेम होगी। मतलब ये भी डायटोमिक था, ये भी डायटोमिक था, इनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गए? सेम। बट ये ट्राइएटॉमिक था, इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गए? Different आ गए। Is that clear? So what you have to remember in Avogadro's law simply is equal volume। जब भी आपके पास gases के equal volumes होंगे at same pressure and temperature, उनमें same number of moles हो जाएंगे। अगर number of moles same है तो number of molecules भी क्या हो जाएंगे? Same। बट नंबर ऑफ एटम्स सेम हो भी सकते हैं, सेम हो भी नहीं सकते, ठीक है? सेम किस वाले केस में होंगे? जब आपके पास गैसेस की, दो गैसेस की एटॉमिसिटी सेम होगी तब नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आएंगे। बट अगर आपके पास गैसेस की एटॉमिसिटी डिफरेंट हुई तब नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं आएंगे, ठीक है? ये था सिंपल स्टेटमेंट किसका? ये था सिंपल स्टेटमेंट आपका Avogadro's law का। Is that clear? So this was all about Avogadro's law. Next will be starting the ideal gas equation। ठीक है? और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है वो मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन सुना होगा आपने, PV = nRT। वो कहां से आती है, कैसे आती है, वो देखते हैं पहले, ठीक है? देखिए अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करा है इस पर, जो भी हमने गैस लॉस पढ़े उन पे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करा है। जब मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद हम क्वेश्चंस करना उन कॉन्सेप्ट्स पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन आई कहां से? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सबसे पहला वाला लॉ पढ़ा था दैट वाज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट दिस वाज वैलिड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, ठीक? नंबर सेकंड हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन एंड दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो थर्ड लॉ हमने पढ़ा था गay-Lussac's लॉ, दैट वाज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन बट दिस वाज वैलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस वाज वैलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हमने लास्ट लॉ यहां पे डिस्कस किया दैट्स व्हाट वी कॉल एज Avogadro's law, and as per Avogadro's law is concerned volume is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature। is that clear? तो ये हमने चार अलग-अलग लॉज पढ़े, ठीक? अब अगर मैं इन्हीं चार लॉज को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, इन्हीं चार लॉज को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे इनको लिख सकता हूं मैं? देखिए अगर आप सबसे पहले ये वाली ये रिलेशन देखोगे और ये रिलेशन देखोगे, सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। क्या दोनों के बदले में एक ही लिख सकता हूं? क्या नहीं, इसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मैंने इन दो गैस लॉज को कंबाइन कर लिया, ठीक है? या इसी को मैं लिख सकता हूं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो यहां पे इस स्टेटमेंट में कितने लॉ इंक्लूड हो रहे हैं? सबसे पहले प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, दैट मींस ये वाला लॉ इंक्लूड हो गया। सेकंड, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ये वाला लॉ इंक्लूड हो गया। अगर आप इस V को यहां T के नीचे लाओ डिनोमिनेटर में, तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाली की जो इक्वेशन है ये भी यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये वाली रिलेशन भी यहां पे आ गई। बट अब एक रिलेशन यहां पे बचती है दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, तो राइट साइड से कौन सी एक टर्म जोड़नी है आपको? नंबर ऑफ मोल्स टर्म। दैट मींस ये जो आपके पास रिलेशन आ गई, ये रिलेशन आपको साइमल्टेनियस इफेक्ट दे रही है इन चार गैस लॉज की। इज दैट क्लियर? ठीक है? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TN। क्लियर एवरीवन? देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एक लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T दूसरा लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स तीसरा लॉ है, एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम को आप नीचे ले आओ तो चारों लॉज इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PV, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो, इज इक्वल, ये हो गया N और कांस्टेंट आ गया R और ये आ गया T। PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या रखना है? याद आपको यहां पे R की वैल्यूज रखनी है। मतलब R की वैल्यूज कौन से क्वेश्चन में कैसे कौन सी यूज की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल R की बेसिकली तीन वैल्यूज होती है। R को क्या बोलते हैं? ये बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है? और R की वैल्यूज क्या क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल,
ठीक है, ये R की वैल्यू है एज पर SI सिस्टम इज कंसर्न, और ये इसके यूनिट्स है जूल्स पर केल्विन पर मोल। R के और भी यूनिट्स हैं, कौन कौन सा? वन इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर, ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये दूसरी यूनिट है R की। सिमिलरली R की तीसरी वैल्यू है व्हिच इज 1.98, या इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक। ये R की बेसिकली आपके पास 3 वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। और इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली हमें कौन कौन सी वैल्यू यूज होगी? सबसे ज्यादा हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, इज दैट क्लियर? और ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे जब मैं आपको मॉलिक्यूलर स्पीड्स पढ़ाऊंगा। क्लियर एवरीवन? वन मोर थिंग, ये वाली वैल्यू हमें फ्रीक्वेंटली यूज करनी है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए 0.0821 ना लिखा करें, आप 1/12 लिखा करें। 1/12 की वैल्यू भी इसी के बराबर होगी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए, इज दैट क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल R की कौन सी वैल्यू कब यूज की जाएगी, वो यहां पे कंसर्न है आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको प्रेशर के SI यूनिट दिए होंगे, मतलब प्रेशर दिया होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल्स में, ठीक है, प्रेशर किस में दिया होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स। और एट द सेम टाइम वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में दिया है, किस में दिया है? मीटर क्यूब में। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, वॉल्यूम किस में दिया होगा? मीटर क्यूब में। उस टाइम पे R की वैल्यू कौन सी यूज करोगे आप? 8.314, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जब आपको प्रेशर के यूनिट्स ATM में दिए जाएंगे और वॉल्यूम के यूनिट्स किस में दिए जाएंगे? लीटर्स में दिए जाएंगे। जब आपको प्रेशर के यूनिट्स ATM में दिए होंगे और वॉल्यूम के यूनिट्स किस में होंगे? लीटर में होंगे। उस टाइम पे R की कौन सी वैल्यू यूज करोगे आप? ये वाली वैल्यू यूज करोगे। और यही दो वैल्यूज हमें बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में यूज करनी है। और ये वैल्यू बेसिकली हम यूज कहां पे करते हैं? थर्मोडायनामिक चैप्टर में। जब आप थर्मोडायनामिक्स वीडियोस देखोगे तो अपन मोस्टली यही वैल्यूज यूज करी होगी। Is that clear? So this is the simplest statement of what? This is what we call as ideal gas equation. ठीक है? और एक चीज अभी याद रखना, कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको बोलते हैं बेसिकली आइडियल गैस। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं आइडियल गैस एज पर दिस। अभी मैं आइडियल गैस डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, आइडियल गैस में डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी सिंपली आपको याद क्या रखना है? द इक्वेशन व्हिच फॉलोज the ideal gas equation, the gas which follows the ideal gas equation, उसको कौन सी गैस बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडियल गैस। उसको कौन सी गैस बोलते हैं? आइडियल गैस, ठीक। तो जो भी गैस आपके पास होगी जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसको कौन सी गैस बोलेंगे हम? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? उसको आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी उस गैस को क्या बोला जाएगा? उस गैस को आइडियल गैस बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज यहां पे देखिए आप क्वेश्चंस कैसे यहां पे सॉल्व किया करोगे आप। अभी तक बेसिकली जितने भी लॉज हमने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और या जो कोई भी लॉ पढ़ा हमने, ठीक है, वो भूल जाओ। उनमें बस आप ग्राफ्स याद रखो, आप क्वेश्चंस वैसे सॉल्व नहीं करना। ये आपको याद, आपको क्वेश्चन देके पहले याद आना चाहिए whether the law is Charles law, it's क्या कौन सा था पहला? Boyle's law or something, ठीक है। वो सब करने के बगैर ही आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास गैस है, मेरे पास एक गैस है, समझना आप, ठीक है। इस कंटेनर में मेरे पास एक गैस है। लेट्स से गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है? P1. Let's say volume occupied by gas is V1. Let's say temperature of this gas is T1. Let's say number of moles of gas is N1. Is that clear? मतलब इस कंटेनर में मैंने एक आइडियल गैस रखी है जिसके पैरामीटर्स क्या है? P1, V1, T1 and N1. Is that clear? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसी आइडियल गैस के ये पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूं मैं, मतलब मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं। P1 से कहां ले जा रहा हूं? P2 तक। वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से V2 तक। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर T1 से T2 तक। नंबर ऑफ मोल्स लेट्स से N1 से N2 तक। Is that clear? This is the condition 1, या इसको बोलते हैं state 1, and this is the condition 2 और state 2, ठीक है। ये आपके पास गैस थी, ये इसके पैरामीटर्स थे, ठीक है। मैंने यही पैरामीटर्स चेंज कर लिए, मैंने गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए। और गैस कौन सी रखी है मैंने कंटेनर में? आइडियल गैस रखी है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1 के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकता हूं?
डेफिनेटली अगर गैस आपके पास आइडियल है तो वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो कंडीशन 1 पे मैं आइडियल गैस लिख सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। अब प्रेशर के बदले यहां पे क्या आ जाएगा? P1, वॉल्यूम के बदले क्या आ जाएगा? V1 is equal to N1, R कांस्टेंट है T1। इज दैट क्लियर? ये मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी इस वाले कंटेनर के लिए। सिमिलरली इस वाले कंटेनर, इस वाली कंडीशन पे भी मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे? PV is equal to nRT, P के बदले क्या आ जाएगा? P2, V2 is equal to nRT2, sorry, N2RT2। क्लियर? Let's say this is your equation 1, this is your equation 2। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करो, बात समझ आओ, दोनों को आप डिवाइड कर लो। आपके पास एक नेट इक्वेशन आएगी P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 इज इक्वल टू N1T1 डिवाइडेड बाय N2T2। बस ये इक्वेशन आप याद रखना, ठीक है। जो भी मैंने अभी तक आपको गैस लॉस में वो वाली इक्वेशन दी थी, फॉर एग्जांपल V1 by V2 इज इक्वल टू T1 by T2, या एक इक्वेशन और थी आपके पास P1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। वो सब भूल जाओ, अब सिर्फ ये एक मास्टर इक्वेशन याद रखो, इससे आपकी सभी इक्वेशंस डिराइव खुद ब खुद हो जाएंगे। सिर्फ करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, P1V1 डिवाइड बाय P2V2 इज इक्वल N1T1 डिवाइड बाय N2T2। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में कोई पैरामीटर कांस्टेंट दिया रहेगा, अगर कोई पैरामीटर कांस्टेंट दिया रहेगा, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेंपरेचर, इनमें से कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर कांस्टेंट दिया जाएगा, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देखो आपको करना क्या पड़ेगा उस टाइम पे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मींस इस इक्वेशन में जो भी प्रेशर वाली टर्म्स है उनको हटा दो आप, ठीक है। तो P1 और P2 को हटा दो आप, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन आपके पास बन जाएगी V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल N1T1 डिवाइड बाय N2T2। ये कब यूज करोगे आप? जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है, क्या दिया है? मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है, दैट मींस जो भी इस इक्वेशन में वॉल्यूम वाली टर्म्स है उनको हटा दो, मतलब V1 को हटा दो, V2 को हटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन आई कैन से P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल N1T1 डिवाइडेड बाय N2T2, ठीक है। ये इक्वेशन कब आप यूज करोगे? जब आपको क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया गया? वॉल्यूम कांस्टेंट दिया जाएगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट दिया जा सकता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया गया तो T1 T2 को हटा दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? आपके पास P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 is equal to what? Is equal to N1 divided by N2, and this equation is valid जब आपका टेम्परेचर क्या होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो N1 N2 को हटा दो, यहां पे लिखूंगा मैं इफ N इज कांस्टेंट, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, तो उस टाइम पे क्या करना होगा आपको? उस टाइम पे N1 N2 को हटा के आपके पास इक्वेशन बन जाएगी P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 इज इक्वल T1 डिवाइडेड बाय T2। इज दैट क्लियर? ये आप कब यूज करोगे? जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट दिए जाएंगे। अब अगर एक ही पैरामीटर नहीं, आपके पास दो पैरामीटर्स कांस्टेंट दिए जाएंगे, लेट्स से प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में दोनों चीज आप हटा दोगे, आप प्रेशर वाली टर्म्स और नंबर ऑफ मोल्स वाली टर्म्स हटा दोगे, ठीक है। यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पे इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन से आपको प्रेशर वाली टर्म्स हटानी पड़ेगी और नंबर ऑफ मोल्स वाली टर्म्स हटानी पड़ेगी, मतलब P1 P2 N1 N2 हटा दो, आपके पास क्या बन गया? आपके पास इक्वेशन बन गई V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल T1 डिवाइड बाय T2। सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स से वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम ऑफ नंबर, इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इनको हटा दो, तो मेरे पास क्या आ गया? सिंपली P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल व्हाट? T1 डिवाइड बाय T2। ये कब आप यूज करोगे? जब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होंगे। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, इफ नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर लिखूंगा मैं इफ N and T आर कांस्टेंट, इफ N and T आर कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हुए तो ये वाली टर्म्स हटा दो, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपके पास इक्वेशन बन जाएगी P1V1 इज इक्वल P2V2। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम वाली टर्म्स हटा दो, आपके पास इक्वेशन आ गई N1T1 इज इक्वल N2T2। और ये कब वैलिड है? जब आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या दिया जाएगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा।
ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन याद होनी चाहिए और क्वेश्चन से आपको देखना है कि कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट दिया गया है और जो भी पैरामीटर कांस्टेंट होगा, जो भी पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे उनको आप इस मास्टर इक्वेशन से बाहर निकालोगे, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर देख रहे हो आप, जो भी हमने अभी तक इक्वेशंस डिराइव करी वो सब यहां पे आ गई, ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, ये इक्वेशन भी डिराइव करी थी, ये इक्वेशन भी डिराइव करी थी, ठीक है, सभी इक्वेशंस आप इस मास्टर इक्वेशन यानी सभी क्वेश्चंस आप इस मास्टर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूं, अभी एक और चीज दिखाऊंगा मैं, उसके बाद हम इस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे इक्वेशंस बनते हैं, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेंसिटी फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस की एक और फॉर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी फॉर्म, ठीक है, और वो डेंसिटी फॉर्म क्या होती है वो देखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। देखिए अगर मैं डेंसिटी फॉर्म की बात करूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये W डिवाइड बाय m, इज दैट क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे रीशफल करो थोड़ा, m को यहां ले जाओ, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, ये आपके पास आ गया Pm इज इक्वल टू W डिवाइड बाय V RT, ये आपका मास है, ये वॉल्यूम है, मास में वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो आपके पास फॉर्म एक आ गई Pm इज इक्वल टू DRT, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे दैट आई विल बी लेटिंग यू नो इन अ व्हाइल, ठीक है। Pm इज इक्वल टू DRT एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेंसिटी फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेंसिटी फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस, ऑफ द आइडियल गैस। अब यहाँ पे याद रखना डेंसिटी हमेशा यहाँ पे आप ग्राम्स पर लीटर में लोगे, किस में लोगे, ग्राम्स पर लीटर में लोगे, इज दैट क्लियर, दिस वाज व्हाट डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, ऑलराइट। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ स्टोरेज टैंक एट 2 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन। आपके पास एक स्टोरेज टैंक है, दिस इज फॉर एग्जांपल स्टोरेज टैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, स्टोरेज टैंक यहां पे कोई पिस्टन नहीं लगा होता है, मतलब वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट रहता है, यहां पे कोई पिस्टन नहीं लगा होगा, इज दैट क्लियर, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम पहले था वो बाद में भी होगा, ठीक, पहली चीज। इस कंटेनर में, इस स्टोरेज टैंक में कौन सी गैस प्रेजेंट है, अमोनिया गैस प्रेजेंट है, ठीक है, द स्टोरेज टैंक कंटेन्स अमोनिया इन इट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ammonia is present in a storage tank at 2 atmosphere pressure and 300 Kelvin. यहां पे let's say pressure कितना है, P1 which is 2 atmosphere, और यहां पे temperature कितना है, T1 is equal to 300 Kelvin. Now what we are doing is, इस storage tank को हम heat up कर रहे हैं, storage tank को क्या कर रहा है, heat up कर रहे हैं। heat up करने से first of all क्या कहीं से आपको कोई लीकेज दिख रही है, यहाँ पे स्टोरेज टैंक पूरे चारों साइड से बंद है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, दैट मींस जो अगर आप इसको हीट अप कर रहे हो, जो नंबर ऑफ मोल्स गैस के, इस अमोनिया गैस के पहले थे वो बाद में भी उतने ही होंगे, इज दैट क्लियर, मतलब आपने इसको हीट अप कर लिया, हीट अप करने से इस अमोनिया, जो अमोनिया गैस यहाँ पे है, इसका प्रेशर कितना बन रहा है, P2 is equal to 6 atmosphere. The tank can withstand the pressure of 6 atmosphere, और ये 6 atmosphere बेसिकली है क्या, this is your final pressure which is P2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, T1, आपने इसको हीट अप कर लिया, अब कब तक आप इसको हीट अप कर सकते हो, वो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो टेम्परेचर हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन फिर से देखिए, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, अमोनिया गैस प्रेजेंट है, टेम्परेचर पर है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर। अब इस स्टोरेज टैंक को, इस अमोनिया को आप स्लोली हीट अप कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, द टैंक कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो स्टोरेज टैंक होती है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसके वॉल्स बेसिकली रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सो सबसे पहली वाली टर्म जो कांस्टेंट रहेगी यहां पे, दैट इज योर वॉल्यूम, इज दैट क्लियर। नंबर सेकंड, कहीं पे आपको कोई लीकेज नहीं दिख रही है, अगर लीकेज होती तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होता कि इतना अमाउंट ऑफ गैस लीक हो रहा है, बट कहीं पे लीकेज नहीं हो रही है, दैट मींस जितनी अमोनिया गैस यहां पे प्रेजेंट है उतनी ही यहां पे भी प्रेजेंट होगी,
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्या है, से नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रह रहे हैं, तो वॉल्यूम टर्म कांस्टेंट रह रही है, नंबर ऑफ मोल्स टर्म कांस्टेंट रह रही है, और जो आपके पास इक्वेशन थी जो मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, दैट वाज P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 इज इक्वल N1T1 डिवाइडेड बाय N2T2, और जो जो टर्म्स कांस्टेंट रहती है उनको इस इक्वेशन से बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो यहां पे कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है, एक तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। दैट मींस इस इक्वेशन में जो भी आपको वॉल्यूम की टर्म्स है और नंबर ऑफ मोल्स वाली टर्म्स है उनको आप बाहर निकाल लो, आपके पास नेट इक्वेशन आ जाएगी P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 डिवाइडेड बाय T2। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको P1 की वैल्यू दी है, क्या आपको P2 की वैल्यू दी है, क्या आपको T1 की वैल्यू दी है और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कर सकते हो आप इजीली, ये इक्वेशन यूज करके आप यहां से T2 कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बिकॉज़ आपको P1 दिया है, P2 दिया है, T1 दिया है। ठीक, इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही फाइनल टेंपरेचर हमें कैलकुलेट करना था जहां पे टैंक क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा फिनोमेनन हमने यहां पे यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन इन अ 9 लीटर सिलेंडर एट 16 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ ली, PV इज इक्वल nRT, PV इज इक्वल nRT। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या आपको प्रेशर की वैल्यू दी है, प्रेशर की वैल्यू दी गई है, हाउ मच इज दैट, 16 एटमॉस्फेयर, राइट। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया आपका 9 लीटर्स इज इक्वल टू n। आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे, जब भी आपके पास प्रेशर, अभी मैंने आपको बोला था जब भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम किस में होगा, लीटर्स में होगा, आर की कौन सी वैल्यू यूज की जाएगी, 0.0821, या हम उसी को क्या लिख सकते हैं 1/12 कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में टेम्परेचर यहां पे कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आप टेम्परेचर हमेशा किस में लिया करोगे, कैलकुलेटर में, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा 300 से। क्या यहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन यहां से कैलकुलेट कर लोगे इस इक्वेशन से। We know number of moles, यहां पे लिखा हुआ number of moles of methane should be equal mass of methane divided by molar mass of methane. Is that clear? Number of moles of methane की वैल्यू यहां से आ गई होगी। ठीक है, molar mass of methane कितना है 16 grams per mole, right? Molar mass of methane is 16। क्या यहां से mass of CH4 आ जाएगा, यहां से mass of CH4 आपका आप कैलकुलेट कर सकते हो। Is that clear? सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया करोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपको ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, आपको मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे, मोलर मास से आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ मोल्स कहां से कैलकुलेट करोगे, बेसिकली आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। क्लियर? ऑलराइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखिए 1 मोल ऑफ N2 गैस एट STP, मतलब आपके पास नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है STP पे, किस पे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एंड STP कंडीशन पे वी ऑलरेडी नो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज 1 बार, और टेम्परेचर कितना होता है STP में 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच इज 273 केल्विन। इज दैट क्लियर? और आपके पास 1 मोल ऑफ N2 है, 1 मोल ऑफ N2 गैस, राइट। अगर आपको याद होगा, आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, अगर आपके पास गैस का 1 मोल प्रेजेंट होता है STP पे, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। इज दैट क्लियर? STP पे अगर आपके पास कोई भी गैस प्रेजेंट होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ठीक, ये पहले हमारे पास एक कंडीशन है, 1 मोल ऑफ N2 गैस एट STP वाज। इसके बाद देखिए, तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको इस कंडीशन पे प्रेशर की वैल्यू दी है, P1 इज इक्वल टू 1 बार, नंबर 1। ठीक है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स N1 किसके बराबर दिया गया है, इट इज 1 मोल ऑफ गैस, राइट। आपके पास 1 दिया है, N1 की वैल्यू कितनी दी है, नंबर ऑफ मोल्स 1। ठीक, और आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है यहां पे 22.4 लीटर्स। ये सब आपने कंक्लूड कहां से किया, STP कंडीशन से। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 1 मोल ऑफ N2 था, दिस 1 मोल ऑफ N2 इज पुट इनटू अ वेसल, आपने इसको एक वेसल में रखा, एक वेसल में डाल दिया। ठीक है, और इस वेसल का वॉल्यूम कितना है, इस वेसल का वॉल्यूम इज 27 लीटर्स। और आपको अगर याद होगा, जो भी वेसल का वॉल्यूम होता है वो वही गैस का वॉल्यूम होता है। दैट मींस जो गैस यहां पे प्रेजेंट थी, जब मैंने उसको इस वेसल में डाला होगा, उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा 27 लीटर्स ऑक्यूपाई किया होगा, मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। और यहां पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज व्हाट, दिस इज 600 केल्विन। What is the pressure of the gas in the vessel? मतलब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
देखो यहां पे वॉल्यूम कितना गैस ने ऑक्यूपाई किया था 22.4 लीटर्स, यहां पे गैस ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है 27 लीटर्स, दैट मींस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, करेक्ट। सिमिलरली यहां पे प्रेशर कितना है 1 बार, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट मींस अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट मींस प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, जो फाइनल प्रेशर में कैलकुलेट करना है P2। यहां पे टेंपरेचर कितना है 273 केल्विन, यहां पे टेंपरेचर कितना है 600 केल्विन। बट यहां पे अगर देख रहे हो आप एक चीज कॉन्सेप्ट रह रही है, कौन सी, नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, बिकॉज यहां पे भी आपने, यहां पे आपके पास 1 मोल ऑफ गैस थी, इसी गैस को आपने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, नो डाउट इसने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया बट अमाउंट ऑफ गैस तो अभी भी उतना ही होगा, दैट मींस N2 की वैल्यू भी यहां पे कितनी होगी 1 मोल के बराबर ही होगी। दैट मींस कौन सी टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट रह रही है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स टर्म यहां पे कांस्टेंट रह रही है। क्या आप इसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो इजीली। आपके पास मास्टर इक्वेशन कौन सी है, P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 इज इक्वल टू N1T1 डिवाइडेड बाय N2T2। जो भी टर्म क्वेश्चन में कांस्टेंट दी होगी उसको हमें इस इक्वेशन से बाहर निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स टर्म्स कांस्टेंट दी है तो N1 N2 को बाहर निकाला जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी P1V1 डिवाइडेड बाय P2V2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, it should be equal to T1 divided by T2. Is that clear? क्या आपको V1 की वैल्यू दी है 22.4, V2 की वैल्यू दी है 27 लीटर्स, T1 की वैल्यू दी है 300 केल्विन, T2 की वैल्यू दी है 600 केल्विन, P1 इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 1 बार। क्या यहां से आपको प्रेशर की वैल्यू बार्स में आ जाएगी, डेफिनेटली यहां पे प्रेशर की वैल्यू बार्स में आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू कैलकुलेट, ये हमें P2 यहां पे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कांसेप्ट यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे, उसको इक्वेशन से बाहर निकाला, फिर रेस्ट यू नो, राइट। Alright, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a 10 liter cylinder of oxygen at 4 atmosphere and 17 degree centigrade, right? आपके पास एक कंटेनर दिया है, इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाउ मच 10 liters, right? Because the gas occupies the volume of the container, ठीक। और इसका प्रेशर कितना है पहले P1 which is given as 4 atmosphere, और टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया 290 केल्विन। ऐसा कि आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है जिसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। दिस ऑक्सीजन सिलेंडर इट डेवलप्ड अ लीक, इसमें लीक आ गया मतलब कहीं से कंटेनर खुल गया। जब कंटेनर खुल गया दैट मींस क्या हुआ होगा, जो भी इसमें ऑक्सीजन गैस होगी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस बाहर आ गया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, क्या चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, क्या नहीं से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। जब इसमें लीक आ गया मतलब फॉर एग्जांपल ये खुल गया कहीं से, यहाँ पे खुल गया ये, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस बाहर आ गई होगी, फिर उसी टाइम पे हम लीक को रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इस कंटेनर को वापस से बंद कर रहे हैं, वापस से बंद कर रहे हैं। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इनिशियल कंडीशन। जब इसमें लीक आ गया होगा उसकी वजह से कुछ ऑक्सीजन गैस बाहर गई होगी, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन गैस जब बाहर गई होगी दैट मींस आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहे हैं कि सेम हो रहे हैं, कि सेम रह रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज कुछ ऑक्सीजन गैस बाहर गई होगी। अब जब आपने इस कंटेनर को वापस से रिपेयर किया उस टाइम पे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे इस फाइनल कंटेनर में इसका प्रेशर रह गया P2 which is 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या वॉल्यूम कंटेनर का चेंज हो रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट थी, ठीक है, उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था 10 लीटर्स, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम था। अब जो गैस यहाँ पे प्रेजेंट होगी उसने भी 10 लीटर्स ही ऑक्यूपाई किया होगा, समझ लो। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पे V2 is also equal to what 10 लीटर्स, ठीक है। हमारे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है 17 डिग्री सेंटीग्रेड which is equal to what 290 केल्विन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कैसे यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। देखो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लेट्स से ऑक्सीजन गैस है, लेट्स से ऑक्सीजन गैस के मेरे पास 10 ग्राम है, कितने ग्राम 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दी इस रूम में, ठीक है। यानी से ऑक्सीजन गैस पूरे रूम में फैल जाएगा वो 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब अगर मैं 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं, अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डालूंगा इस रूम में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस स्प्रे कर ली, क्या मैं बोल सकता हूँ अभी भी वो यही इसी रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे,
ठीक है, बट चेन्स कहां पे होंगी? जब मैंने 10 ग्राम डाले होंगे उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे, बट जब मैंने 100 ग्राम डाले उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज होंगे। इज दैट क्लियर? बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस सेम रहेगा, इस रूम का वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? देखिए यहां पे आपके पास कुछ मोल्स होंगे, ठीक है, अब यहां पे लीक आ गया, गैस बाहर आ गई, गैस बाहर आ गई, बट अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ गैस होगी, वो अमाउंट ऑफ गैस अभी भी इसी कंटेनर में है। इज दैट क्लियर? दैट मींस जो अमाउंट ऑफ गैस बची है उसने अभी भी सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई किया होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। हमें बताना है कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस एस्केप, कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर चले गए हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इस कंडीशन के लिए जब मेरे पास गैस यहां पे प्रेजेंट थी जिसका वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, टेंपरेचर T1, क्या यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल सकता हूं? डेफिनेटली। कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। वी नो PV इज इक्वल टू व्हाट? nRT। क्या यहां से n की वैल्यू आ जाएगी PV डिवाइडेड बाय RT, ठीक है, और इस कंडीशन पे P की वैल्यू कितनी है? P1, V is V1, टेंपरेचर इज T1। क्लियर? क्या मेरे पास यहां से N1 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? यहां पे इस कंटेनर में कितना है? P1 की वैल्यू दी है, V1 की वैल्यू दी है, R की वैल्यू कितनी लोगे आप? R की वैल्यू, दिस इज ATM, दिस इज लीटर, तो R की वैल्यू कौन सी? 1/12 या 0.0821। टेंपरेचर दिया है 290 केल्विन, तो यहां से N1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली जब आपके पास ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन पे प्रेशर कितना है? P2, वॉल्यूम V2, टेंपरेचर T2, क्या यहां से मैं N2 निकाल सकता हूं? N2 विल बी इक्वल टू व्हाट? P2 V2 डिवाइड बाय R T2। इज दैट क्लियर? क्या प्रेशर, फाइनल प्रेशर दिया है, फाइनल वॉल्यूम पता है, R की वैल्यू पता है 0.0821 या 1/12, टेंपरेचर की वैल्यू पता है, क्या यहां से N2 आ जाएगा, ठीक है। तो N2 क्या है? N2 is the number of moles of gas which is present in this cylinder, N2 is the number of moles of gas which is present in this cylinder। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इजीली बता सकते हो क्या यहां पे N1 की वैल्यू ज्यादा होगी क्या N2 की वैल्यू ज्यादा होगी? डेफिनेटली N1 की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज N1 मोल्स आपके पास थे, इसमें से बाहर गई है कुछ गैस, और बची कितनी गैस है आपके पास? N2 मोल्स। इज दैट क्लियर? हमें बताना है कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर चले गए हैं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप, कितनी बाहर गई होगी। इनिशियली आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स थे? N1, फाइनली कितने बचे? N2, तो N1 माइनस N2 से क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड आ जाएगा? डेफिनेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 की वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस व्हिच हैव एस्केप्ड। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, the density of a certain gaseous oxide at 1.5 atmosphere and 20 degree centigrade is same as that of oxygen gas at 10 degree centigrade and 4.5 atm. Calculate the molar mass of gaseous oxide. Simple question है। देखिए आपके पास कंटेनर में गैसियस ऑक्साइड प्रेजेंट है, कोई भी ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑक्साइड की डेंसिटी दी गई है, सॉरी इसका प्रेशर दिया गया है 1.5 एटमॉस्फेयर, राइट, और टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया गया है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब हो गया 293 केल्विन दिया गया है, ठीक है। The density of the certain gaseous oxide at 1.5 atmosphere and 20 degree centigrade is same as that of oxygen gas। अब मेरे पास दूसरा कंटेनर है जिसमें क्या प्रेजेंट है? जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और यहां पे भी ऑक्सीजन गैस का प्रेशर P2 दिया है, which is how much? P2 is 4.5 एटमॉस्फेयर, और यहां पे इस ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर B दिया गया which is 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 283 केल्विन, 283 केल्विन। इज दैट क्लियर? ठीक है। Calculate the molecular mass of the gas. Calculate the molar mass of the gas basically. The density of the certain gaseous oxide at this is same as that of oxygen. ठीक है। देखिए, first of all, क्वेश्चन में क्या दिया गया? आपके क्वेश्चन में आपके पास ऑक्साइड दिया है और O2 दिया है, दोनों आपके पास बेसिकली आइडेंटिकल कंटेनर्स है। आइडेंटिकल कंटेनर्स मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्साइड ने ऑक्यूपाई किया होगा, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया होगा। मतलब दोनों आइडेंटिकल कंटेनर्स, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दैट मींस जितना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्साइड ने लिया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे O2 ने ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में एक और पैरामीटर आपके पास दिया है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। The density of a certain gaseous oxide is same as that of what? Oxygen। यहां पर लिखूंगा मैं density of oxide। Density of oxide is equal to what? Density of oxygen। ठीक है। We know हमारे पास एक रिलेशन थी, कौन सी? डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, which is PM is equal DRT। PM is equal DRT। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से डेंसिटी निकाल सकता हूं, which will be PM divided by RT। PM divided by RT।
ठीक है। डेंसिटी, अगर रो हटा दो आप, रो को आप डी लिखो, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ O2। अब डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड के बदले क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ ऑक्साइड। प्रेशर ऑफ ऑक्साइड किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, P1 से मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। लेट्स से इस ऑक्साइड का मोलर मास कितना है, m के बराबर, डिवाइडेड बाय R, और टेम्परेचर ऑक्साइड का टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 293 केल्विन, ठीक है। शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, Pm डिवाइडेड बाय RT। दैट मींस किसका प्रेशर लेना पड़ेगा मुझे यहां पे, ऑक्सीजन का प्रेशर, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज P2 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का मोलर मास इज 32, डिवाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 283। इज दैट क्लियर? क्या R से R कैंसिल हो गया? क्या आपको P1 P2 की वैल्यू दी है, P1 की वैल्यू दी है, P2 की वैल्यू दी है, ठीक है। आपको मोलर मास ऑफ ऑक्साइड कैलकुलेट करना है, यहां पे लिखूंगा मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। क्या यहां से मोलर मास ऑफ ऑक्साइड आपके पास आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके? डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। सिंपल क्या दिया था आपके पास दो कंटेनर्स थे, एक में ऑक्साइड दिया था, दूसरे में ऑक्सीजन दिया था। इसके पैरामीटर्स दिए थे कुछ, इसके पैरामीटर्स दिए थे, और आपको क्वेश्चन में कंडीशन एक मेंशन थी, जो यहां पे डेंसिटी इस ऑक्साइड की होगी वही डेंसिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। सिंपल मैंने डेंसिटी फार्मूलास को इक्वेट किया, मेरे पास इस ऑक्साइड की क्या आ गई, इसका मोलर मास मेरे पास आ गया। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हम सॉल्व करेंगे।